Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind sir. So student, today we are going to discuss the another subtopics of Indian economic development, that is new economic reforms 1991. In last video we have discussed about the what is the meaning of the liberalization. Liberalization का मतलब उदारीकरण। लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया था उदार करना यानी उदारीकरण। कैसे करके हमने जो अपनी इकोनॉमी को चेंज कर रखा था लिबरलाइजेशन के हेल्प से। तो लिबरलाइजेशन का मतलब इट वाज इंट्रोड्यूस टू पुट एन एंड टू दीज रेस्ट्रिक्शन एंड ओपन अप द वेरियस सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। जो हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाए गए थे, बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा दिया गया था, उसको ख़त्म करके अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए हमने लिबरलाइजेशन का सपोर्ट किया था। इस लिबरलाइजेशन आने के बाद हमने अलग अलग सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स कर रखे, बहुत सारे सुधार कर रखे। जैसा हमारा फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। सेकेंड, टुडे वी विल डिस्कस द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। वित्तीय में क्या क्या चीज़, पैसों से रिलेटेड में हमने क्या क्या चीज़ का सुधार कर रखा है। तीसरा आता है टैक्स रिफॉर्म, जो हमारा कर वगैरह थे, जो टैक्सेस वगैरह थे, उस पर हमने क्या रिफॉर्म्स वगैरह कर रखे हैं, क्या सुधार हमने कर रखा है। फोर्थ हम पढ़ेंगे कि हमारा ट्रेड पॉलिसी कैसा था, हमारा व्यापार वाली पॉलिसी कैसा था, उस पर हमने क्या क्या सुधार कर रखा है। और लास्ट वन पढ़ेंगे हम फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। जब 1991 की इकोनॉमी रिफॉर्म्स आने से पहले हमारे पास विदेशी पैसा नहीं बच रखा था, फॉरेक्स नहीं बच रखा था, फॉरेन रिजर्व नहीं बच रखा था, तो उस रिजर्व को बढ़ाने के लिए हमने क्या क्या सुधार वगैरह कर रखे हैं वो इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हमने आज हमारा टॉपिक्स है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी पैसों से रिलेटेड हमने क्या क्या चीज़ें कर रखा है। देखो ये सब चीज़ें जानते हैं कि 1991 से पहले हमारे पास कॉमर्शियल बैंक भी थे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह भी थे, हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज वगैरह भी थे, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वगैरह भी अवेलेबल था। सबसे मेन बात है इन सब को कंट्रोल अलग अलग एजेंसियां करते थे। तो जितने भी हमारे ये कॉमर्शियल बैंक थे, जितने भी हमारे ये प्राइवेट बैंक हुआ करते थे, उस टाइम तो कोई सरकारी बैंक नहीं था। 1969 से पहले इंडिया में 14 प्राइवेट बैंक हुआ करते थे और 1980 में 6 और बैंकों को, यानी 14 और 6 20 जो प्राइवेट बैंक थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको क्या कर दिया, नेशनलाइज्ड कर दिया। नेशनलाइज का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण कर दिया, राष्ट्र को एकत्रित कर दिया। अब जो भी बैंक है वो टोटली कंट्रोल में किसका आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो पहले आरबीआई क्या था, बिफोर 1991 आरबीआई इज अ रेगुलेटर। आरबीआई पहले एक रेगुलेटर था। अब रिफॉर्म्स आने के बाद हमने ये बोला कि जी आप आरबीआई के पास पूरा पावर ना दिया करो। आरबीआई क्या करता, सिर्फ रेगुलेट करता था। अब इसको हमने रेगुलेट से कन्वर्ट करके अब हमने इसे बना दिया फैसिलेटर। फैसिलेटर का मतलब अब ये सुविधाएं भी देगा बैंकों को चाहे लोन का हो, चाहे एडवांस वगैरह की बातें हो, चाहे पैसे देने से, चाहे पैसे लेने से, इन सब को कंट्रोल करेगा कौन, आरबीआई। तो आरबीआई के पास जो हमारी पावर थी उसे रिड्यूस कर दिया। बैंकों को ये भी पावर दे दिया कि जो रेट रहता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। पहले जो भी आरबीआई ने बोला वही चीज़ सबको करना पड़ता था। अब इस चीज़ को कम कर दिया गया। कम का मतलब अब जो हमारा सीआरआर है, जो हमारा एसएलआर है, जो हमारे बैंक रेट है, जो हमारा रेपो रेट्स वगैरह हैं, इन सब को कंट्रोल ना करके बैंकों को हल्का सा परमिशन दे दिया कि आप भी इन पर ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, आप भी इन पर अपने हिसाब से रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगा सकते हैं। अब जो आरबीआई का रोल था वो रेगुलेटर से बदलकर अब एक फैसिलेटर की तरफ चले गया। तो ये हमने सबसे बड़ा सुधार किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कौन सा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर। दूसरा जो हमने रिफॉर्म्स वगैरह किया, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या, अभी तक जितने बैंक थे वो सब सरकारी थे,
ये चीज़ महसूस किया गया कि जब सरकारी बैंक पूरा होगा तो वो पूरा कंट्रोल तो कर पा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा, सरकारी से छोड़कर अब प्राइवेट सेक्टर को भी देना पड़ेगा। तो 1991 के रिफॉर्म्स के बाद ही हमारे पास HDFC बैंक आया, ICICI बैंक आया, यस बैंक आया, और भी ऐसे बहुत सारे बैंक आ गए, जिससे क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होने बैठ गया और हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, बूस्टअप वगैरह होने बैठ गई है। तो प्राइवेट सेक्टर कब आया, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद। इसके अलावा हमने क्या किया, यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर है या जो विदेशी बैंक वगैरह है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उनको भी हमने परमिटेड वगैरह कर दिया, उनको भी हमने लाइसेंस पर अलाउड कर दिया। कि क्या कर दिया, हमने उसे अलाउड कर दिया कि जी आप हमारे यहाँ 51% शेयर पर आप रोल प्ले कर सकते हैं, उनके लिए रखा गया ताकि आप हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। 51 से ज़्यादा क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे हमारा क्या करना चाहते थे, अपनी इकोनॉमी का जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है और जो हमारा डोमेस्टिक बैंकिंग सिस्टम है, कम से कम वो बचाया जा सके, उसको रिजर्व किया जा सके। इसीलिए हमने फॉरेन इन्वेस्टर को सिर्फ 51% तक ही अलाउड वगैरह कर रखा है। तीसरा बात आता है इसमें स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या है, शेयर मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या हुआ, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन वगैरह चलता था, पैसों की उथल पुथल वगैरह चलती थी। आपने स्कैम 1992 हर्षा मेहता वाली बात सुन रखा होगा कि शेयर मार्केट को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन की बात किया था। तो एजेंसी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने क्या बोला, इन मार्केट पर पूरा कंट्रोल करने के लिए सेबी को पावर वगैरह दे दिया कि भैया कम से कम जो पैसों का जो भी गड़बड़ वगैरह हो रहा है उन पर आप निगरानी रखोगे। तो जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हमने आरबीआई को क्या किया, एक रेगुलेटर से कन्वर्ट करके, ये यहाँ देखो मैं एरो से बता रहा हूँ, रेगुलेटर से हमने उसे एक फैसिलेटर बना दिया। पहले जितने भी बैंक हुआ करते थे, प्राइवेट बैंक थे, उनको हमने नेशनलाइज करके देश के लिए दे दिया। तो अब देश के पास क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी और ज़्यादा खुले, उनका पार्टिसिपेशन भी इकोनॉमी में ज़्यादा हो। तो हमने प्राइवेट सेक्टर का रोल को भी अलाउड वगैरह कर दिया। हमने फॉरेन इन्वेस्टर को भी अलाउ कर दिया 51% तक। 51% का मतलब ये हुआ कि हमारा इकोनॉमी में उनका ज़्यादा इंटरफेयर वगैरह ना हो, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट बनना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खराब वगैरह हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे जो सेक्टर हैं, दूसरा जो सुधार वगैरह है, तीसरा है दैट इज ए टैक्स रिफॉर्म्स। दैट इज अ टैक्स रिफॉर्म्स। जो कर वाला सिस्टम है, जो इंडिया का टैक्स पैटर्न है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था 1991 से पहले। तो गवर्नमेंट ने, सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि हर जगह आपको टैक्स पेड वगैरह करना पड़ता था, कि इंसान इतना ज़्यादा टैक्स भरता था, उसे समझ ही नहीं आता था कि कौन सा वाला हम टैक्स वगैरह पेड वगैरह कर रहे हैं। तो कभी कभी तो ये भी होता था, हमारे पास जो हम टैक्स था वो हम 130% तक भी देते थे, जिसको अब रिड्यूस करके 1991 में 20% लाया गया। मतलब लोगों को थोड़ा टैक्स से थोड़ा कम ही लाया गया, भले ही टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन जो टैक्सेशन पॉलिसी है उसे कम किया गया। पॉइंट याद रखना, जो टैक्स रिफॉर्म्स है ये आता है हमारा फिस्कल पॉलिसी के अंदर। एक होता है फिस्कल पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसे बैंक के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ने टैक्स पर सुधार करने के लिए क्या किया, जो टैक्स का रेट था उसे काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर रखा है, उससे काफ़ी ज़्यादा कम कर रखा है। और जो हमारा टैक्स है इसको दो पैटर्न पे उन्होंने डिवाइड वगैरह कर दिया। फर्स्ट वन इज अ डायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट वन इज ए डायरेक्ट टैक्स, ऐसा टैक्स जिसका बर्डन दूसरे बंदे पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा टैक्स जिसका बर्डन जिस पर गिरता है उसी को उसे पेड वगैरह करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारा सबसे तगड़ा एग्जांपल आता है इनकम टैक्स हुआ, वेल्थ टैक्स वगैरह हुआ। तो हमारी तनख्वाह बड़ी है तो हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, हमारी तनख्वाह घटी है तो हमें कम टैक्स देना पड़ेगा। यानी सीधा इनकम का रिलेशन किसके साथ हो गया, हमारे टैक्स के साथ। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में से डिवाइड वगैरह कर दिया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, खास तौर पर जो टैक्स हमेशा ज़्यादातर
ज़्यादातर गुड्स वगैरह पर लगता है वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। इसे जो टैक्स है ये एक कंपलसरी पेमेंट है जो इंसान को देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, कोई इससे बच नहीं सकता। भले वो डायरेक्ट टैक्स से बचा जा सके लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स से नहीं बच सकता है। टैक्स पर सुधार लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने धीरे 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 करके यहाँ पर 2004 में एक टैक्स लाया जिसका नाम था वैट। 2004 में एक टैक्स लाया जिसका नाम था वैट, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स हरियाणा में शुरुआत किया गया था। हरियाणा में शुरुआत किया गया था वैट, जो इंडिया पर लागू किया गया है। और इसमें खास तौर पर अगर आपने सुना होगा दारू वगैरह पर, जो कैंटीन वगैरह की दारू होता है उन पर वैट थोड़ा ज़्यादा लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और हर स्टेट में अलग अलग होता था ये वैट टैक्स, कहीं पर थोड़ा कम रहता था, कहीं पर थोड़ा ज़्यादा वगैरह रह जाता था। अब गवर्नमेंट ने और ज़्यादा टैक्स पॉलिसी को सुधार करने के लिए जीएसटी लाया गया। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सरकार ने लाया जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जो 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट किया गया था। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो पूछते हैं जी जीएसटी कैसा टैक्स है? तो जीएसटी भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। इसके अंदर 4 स्लैब में बांटा हुआ था इन्होंने। 0% बांटा था, 5% बांटा था, 12% बांटा था, 18% और 28%। मतलब अलग अलग वाला कैटेगरी के हिसाब से था। जो लग्जरियस है उन पर ज़्यादा था, जो लग्जरियस नहीं है, जो उनसे कम है, उन पर कम टैक्स वगैरह इम्प्लीमेंट किया गया था। सुधार किया जा रहा है और टैक्स पैटर्न को जो कॉम्प्लिकेटेड था उसे हल्का भी बनाया गया। तो क्या किया टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर? हमने टैक्स को 2 हिसाब से बांटा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा हमारे यहाँ बेटर इन्वायरमेंट हो तो हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमने क्या किया? क्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंट। जो अब क्या है, हर कोई तो टैक्स देना नहीं चाहता है, लेकिन हमने ऐसा माहौल बनाया, ऐसा इन्वायरमेंट बनाया कि ताकि इकोनॉमी में ज़्यादा % लोग टैक्स वगैरह दे सकें। इसके लिए हमने नीट एंड क्लीन बनाया, ऑनलाइन पैटर्न पे है कि जो भी इनकम के हिसाब से बनेगा तो टैक्स पर हमारे लिए बेनिफिट्स वगैरह बन जाता है। प्लस टैक्स जो पेड कर रहा है उसका जो फिलिंग पैटर्न है, यानी टैक्स देने का जो पैटर्न है उसको भी हल्का किया गया, सिंपल किया गया। कॉम्प्लिकेटेड था उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल वगैरह दिया गया ताकि वो टैक्स वगैरह पेड किया जा सके। आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला देश में हमारा नाम जल्दी आता है। और टैक्स क्या होता है? वो गवर्नमेंट का पेमेंट है। इससे क्या होगा, सरकार को जो भी फ़ायदा वगैरह होगा वो टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर आता है। और गवर्नमेंट हर बार कुछ ना कुछ पॉलिसी करके इस टैक्स पर सुधार वगैरह करते रहती है। तो ये हो जाएगा हमारा आज का टॉपिक्स के हिसाब से टैक्स रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल रिफॉर्म। लास्ट वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के बारे में आपको बताया। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। समझ आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब वगैरह करना फॉर मोर वीडियो अपडेटेड। थैंक यू।